तो मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जिसमें 80 प्रश्न हो गए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में 80 प्रश्न हुए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे, मतलब 81 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में कम से कम 15 से 20 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ में जो और भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के प्रश्न आते हैं, फैक्ट के रूप में ही आते हैं। तो फैक्ट भी इसमें आपको मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आज का और सीरीज का है 81 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताना है, और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इन सिद्धांतों की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हुई है। तो आपको भी पता है कि यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड ने भी किसी से लिया था। अब किससे लिया था ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम बता देते हैं कि इसको आयरलैंड ने लिया था स्पेनिश संविधान से। ठीक है, हमने इसको कब लिया? 1937। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट वही देश के शासन में मौलिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, देश के शासन में मौलिक है भाई। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हुआ, पहला आपका गलत हो गया। चलिए देखते हैं व्याख्या कि संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था। ठीक है, तो आयरिश संविधान ने किससे लिया? स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था अनुच्छेद जो 37 है, 37, अनुच्छेद 37 36 से 51 तक डीपीएसपी संविधान में कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 खुद स्वयं कहता है कि ये सिद्धांत जो है देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी के कानून को कानून बनाने में लागू करना राज्य का क्या है? कर्तव्य होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर है, ये चला गया इधर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो नहीं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या है? पहला है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित अवसर है, सही बात है, डीपीएसपी में है ये। ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित करना, ये भी शामिल है डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। ठीक, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो है हमारा कर्तव्य है, ना कि डीपीएसपी है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य है हमारा, और मूल कर्तव्य में कौन सा है? ये तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो सी इसका गलत हुआ। अगला है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसमें सी गलत है। सी क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। अनुच्छेद 39 है कि बच्चों के स्वस्थ और विकास के लिए सुरक्षित अवसर। 48 में कहा गया कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 49 में कहा गया कि ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, साथ में उसकी रक्षा करना अनुच्छेद 51A में दिया गया है, जो कि तीसरे नंबर पर है। ठीक है,
ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के रिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय से बहुत ज्यादा है क्या? गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, इसी अन्य के मामले में उच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से आगे है। अच्छा, जारी किसमें अधिकार क्षेत्र दिया गया? जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उत्तेजित पक्ष, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला और दूसरा गलत है आपका, इसका सिर्फ तीसरा सही, ए आंसर इसका है, सही उत्तर ए है। ठीक है, अब देखते हैं, उच्च न्यायालय जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, मतलब बड़ा है। ये बात क्लियर होगी कि उच्च न्यायालय बड़ा है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय होता वो अन्य उद्देश्य उसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो दूसरा इसलिए गलत हुआ। तीसरा था कि उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद क्षेत्राधिकार वो 226 के तहत है और सर्वोच्च न्यायालय का 32 के तहत है। ये क्या है कि दोनों समान हैं। ठीक है, तो क्या करता आदमी जो पीड़ित पक्ष हो, चाहे उच्च न्यायालय में जाए चाहे सर्वोच्च न्यायालय में जाए, कहीं भी जा सकता है कुल मिला। ठीक है, तो वही बात तो वही हो गई। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ठीक है, चलिए देखते क्या है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की का गठन किया। ठीक है, समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी। जस्टिस शाह कमेटी, अब उसमें और सारी कमेटियां दी गई हैं, तो जस्टिस शाह कमेटी किससे संबंधित है? आंतरिक आपातकाल के दौरान जो सत्ता का दुरुपयोग करने में, उसके लिए है। जस्टिस वर्मा समिति क्या है? ये मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के संबंध में बात करती है ये जस्टिस वर्मा समिति। तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। वो फजल अली थे, उसमें के.एम. पडिक्कर रहे और H.N. मतलब हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, इनको कुछ सिफारिशों को क्या किया गया था? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना मौलिक कर्तव्य कौन से हैं इसमें। वैज्ञानिक स्वभाव, जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सही है कि गलत है? चलिए सही है। लोगों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, ये गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है? देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, सही है। चौथा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो हमने इसको क्या बताया था? 51 ए में सी है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी। अब देखते क्या है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या क्या होगा भाई, ये ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है, मूल्य और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, साथ में उनकी रक्षा भी करना है। ये हमारे कर्तव्य हो गए। अब बीपीएससी में अनुच्छेद
47 में कहा गया है कि पोषण के स्तर, लोगों के जीवन स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना अनुच्छेद 47 के तहत डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हुलीवेशा या पिलीयसय किस राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? तो हम बता दें आपको कि तटीय कर्नाटक जो क्षेत्र है, क्या है, तटीय कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे ये लोक नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? हुलीवेशा या पिलीयसय। तो तटीय कर्नाटक में मनाया जाता, तो कब मनाया जाता भाई? नवरात्रि के समय। ठीक है, नवरात्रि के समय मनाया जाता है, मतलब नवदुर्गा के समय। इतना ध्यान रखना है, तटीय कर्नाटक में नवदुर्गा के नवरात्रि के समय ये मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे देखते क्या है, कर्नाटक ही है, ठीक है ना। अब देखते क्या है कि यह हुलीवेशा पिलीयसय जो है वो तटीय कर्नाटक में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य को नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को सम्मानित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, जिसका पसंदीदा जानवर क्या है? बाघ है। ठीक है, तो हुलीवेशा पिलीयसय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दचुको घाटी जो है उसके बारे में बताना, कहाँ कौन सा कथन सही है? तो भाई ये मणिपुर और मिजोरम में नहीं है, ये सही बात है, ये आपका मणिपुर और नागालैंड में है। कहाँ पे है? मणिपुर और नागालैंड में है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है यह विलुप्त ज्वालामुखी का गड्ढा आधार है, सही है, तो दूसरा सही है, पहला इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। आप देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। यह मणिपुर और नागालैंड में, हमने बताया था कि मणिपुर और नागालैंड में है, ध्यान रखना है। विलुप्त ज्वालामुखी इसकी दचकोली क्षेत्र यहीं पे है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है आरटीजीएस और एनईएफटी। क्या है भाई ये? आरटीजीएस ऑनलाइन उच्च मूल्य लेन देन के लिए सबसे बड़ा मोड है, सही बात है, ठीक है ना। आरटीजीएस सही है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये ऑनलाइन उच्च मूल्य लेन देन के लिए सबसे बड़ा मोड है और यह आरबीआई के तहत का संचालन में आता है, आरबीआई के द्वारा संचालित है, ये भी ध्यान रखना है। आरटीजीएस के तहत जो लेन देन होता है वो वास्तविक समय के आधार पर निरंतर संसाधित किए जाते हैं, सही बात है। लेकिन जो एनईएफटी होता है वो आधे घंटे के अंतराल पर संसाधित किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए आपके? सही हो गए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी है इसका उत्तर। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। आरबीआई द्वारा संचालित, ध्यान रखना है, नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली। क्या है? उच्च मूल्य लेन देन के लिए सबसे बड़ा मोड है। आरटीजीएस और एनईएफटी ने देश में कुल भुगतान का 90% से थोड़ा अधिक के लिए संयुक्त खाता बनाया इन दोनों ने। आरटीजीएस के तहत जो लेन देन होता है वो वास्तविक समय के आधार पर किया जाता, संसाधित किया जाता है, लेकिन जबकि एनईएफटी के तहत जो होता है वो आधे घंटे के अंतराल पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखने क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट। क्या है भाई? गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, इसके बारे में बता दें तो ये है नासा का मिशन है, एक नासा का है। चलिए ठीक है, हाँ नासा का है। इसे, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इसे इंटरनेट नेशनल स्पेस स्टेशन को बदलने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो ये नासा का मिशन है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला स्टेटमेंट इसका, दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। अब नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिट चौकी,
नासा का है गेटवे लूनर ऑर्बिट स्टेशन या फिर ऑर्बिट चौकी। क्या है भाई, यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है, ठीक है, छोटा सा अंतरिक्ष यान है। और यह क्या करेगा, चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, छोटा सा अंतरिक्ष यान है। यह क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा और बाद में मंगल अभियानों के लिए होगा ये, मतलब पहले चंद्रमा फिर उसके बाद मंगल अभियानों के लिए होगा, ठीक। यह एक अस्थायी कार्यालय भी है और अंतरिक्ष के लिए क्या है, क्वार्टर, जो यात्री लोग जाएंगे उनके एक क्वार्टर के रूप में काम भी करेगा। अस्थायी कार्यालय है, साथ में क्वार्टर के रूप में काम करेगा जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। और यह पृथ्वी से 2.5 लाख मील दूरी पर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री हर साल कम से कम एक बार गेटवे का उपयोग करेंगे, साल भर में एक बार ही अंतरिक्ष यात्री इस गेटवे का उपयोग करेंगे। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यहाँ पे जैसे हर साल होता रहता हमेशा, वैसा जो है गेटवे पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हटाने की बात नहीं हो रही, जबकि थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाई जा रही, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए कोविड-19 के बारे में देखते हैं क्या है, इसकी जांच में कौन सा परीक्षण किया जाता है भाई। तो इसकी जांच में आपका पीसीआर, एलिसा, ट्रूनाट और रैपिड एंटीबॉडी, इन चारों का टेस्ट किया जाता है कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है संवैधानिक संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, तो सही है, ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ गलत बताना हमें अभी। राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक वापस नहीं कर सकता, लेकिन सहमति को रोक सकता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्यों गलत है। देखिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का जो शुरुआत होगी वो क्या, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए, वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति वापस ले सकता है और ना ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज सकता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संसद के दोनों सदनों के बाद साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, सही है क्या, सही है। छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को साधारण बहुमत से नहीं विशेष बहुमत से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दोनों सदनों के विशेष बहुमत कौन सा है कि कुल सदस्यता, जो सदस्य हैं उनकी संख्या होनी चाहिए, उनका बहुमत होना चाहिए, उसके साथ में जो वर्तमान में उपस्थित हैं उनका बहुमत, और इसके साथ साथ जो जितने लोगों ने मतदान किया है उनका बहुमत, तो ये होता है विशेष बहुमत, ठीक है। तो विशेष बहुमत यही होता है, मतलब 2/3, जो मतदान हुआ उसका 2/3 चाहिए, जो वर्तमान उपस्थित उनका भी 2/3 चाहिए, बाकी जो सदस्यता है उनका बहुमत भी चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुमत यही होता है, विशेष बहुमत। छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत 1971 के बाद लागू किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, तो 1971 नहीं है, ये है 1973, 1973। क्यों है, केशवानंद भारती का मामला आया था, केशवानंद भारती मामला याद करना, तो ये आया था कब, 1973 में, तब से माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1973 से माना जाएगा, ये 1971 से नहीं माना जाएगा। अभी हम डेट हमें नहीं पता है, इसको हम व्याख्या में देख लेंगे। दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जो है संविधान की मूल संरचना के तत्व में से एक है,
तो बात तो सही है कि मूल अधिकार का भाग है, तो मूल अधिकार क्या है, संविधान की मूल संरचना में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। बताना क्या है, सही कौन सा है, तो इसका बी आंसर होगा सही। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए, वामन राव मामला 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया है। 1981 में मूल संरचना का पालन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती निर्णय आया था, उनकी जो तारीख थी वही थी 24 अप्रैल। ठीक है, तो उस दिन से ये जो है संविधान संशोधन पर लागू होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत रहा। दूसरा है कि व्यक्तिगत कल्याणकारी राज्य कानून का नियम, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा संविधान के मूल ढांचे के कुछ तत्व हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक मिनट, अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति को उस कार्यालय में फिर से नहीं चुना जाएगा। ऐसा तो नहीं है। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि एक बार राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद को धारण किया है, वो क्या दोबारा भी वो चुने जाने का पात्र हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 सीधा बोलता है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हुआ, गलत हो गया, तो सही नहीं है बताना है। तो पहला स्टेट एक हुआ। दूसरा, यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो इस तरह की घोषणा की तारीख से जो पहले काम किया गया होगा राष्ट्रपति के द्वारा उसको अमान्य नहीं माना जाता, मतलब उसको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत, इसलिए सही उत्तर कौन सा हुआ, ए हुआ। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। अनुच्छेद 56, एक व्यक्ति जो धारण करता है राष्ट्रपति के रूप में अपना पद, वो संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है और वो क्या है कि कार्यालय के पुनः चुनाव के लिए पात्र भी होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरा था कि यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर देता है तो उस स्थिति में जिस दिन ये बात होती है उससे पहले जो भी काम किए गए हैं उसके द्वारा वो शून्य घोषित नहीं किए जाएंगे, अमान्य घोषित नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर। इसमें देखते क्या है कि राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कौन दिलाएंगे, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया, सही बताना हमें। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की कार्रवाई होगी सिर्फ लोकसभा में ही शुरू की जा सकती है, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधा सा है कि महाभियोग जब लाया जाता है शर्त उसमें सिर्फ एक होती है कि सदन के दोनों सदनों में से कहीं भी लाओ, सदन के किसी भी सदन में ले आओ उसे। लेकिन शर्त ये है कि जिस सदन में ये पारित हो रहा है, जिस सदन में ये संकल्प लिया जा रहा है, वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वहाँ का 1/4, 1/4 जो सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर चाहिए होंगे उसमें। ठीक है, उस संकल्प पत्र में क्या होगा, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। और दूसरी चीज़ है कि 14 दिन पहले ही नोटिस देनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो सिर्फ लोकसभा में ही शुरू नहीं किया जाता है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए, आपके गलत हुए और इस तरीके से आपका सही उत्तर हुआ डी। ठीक है, चलिए देखते क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करता है। अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो इसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश की सदस्य से क्या पद की शपथ लेता है। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। हमने बताया था
वो भी 1/, सिर्फ शर्त यही है 1/4 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे बस। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में बताना है कि यह बिल जो है इसमें सही नहीं है, बताना है। ठीक है, तो यह बिल केवल मंत्री पेश कर सकता है क्या? यह बिल जो है केवल एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मंत्री भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो दोनों लोग ला सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया इस हिसाब से। दूसरा है, ऐसे विधेयक के पारित होने पर गतिरोध अगर होता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रावधान नहीं है। बात सही है कि संवैधानिक संशोधन का मामला अगर है और दोनों सदनों में अगर गतिरोध आ जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हुआ, इसमें बताना था सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, इसलिए सही उत्तर कौन सा हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो इसमें गलत बताना था हमें। चलिए देखते हैं क्या है। तब देखो, विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, शुरुआत में ही बताए थे। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा, दोनों के बीच अगर असहमति होती है तो उसमें विचार विमर्श पारित होने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, ये इसका उपयोग किसके चुनाव में किया जाता है? तो भाई विधानसभा के सदस्य में के चुनाव में नहीं होता, ये बात हम बता दे रहे हैं आपको। तो इसके दूसरे और तीसरे में नहीं किया जाता। ठीक है, वो दूसरे और तीसरे में किया जाता है, उपाध्यक्ष के चुनाव में और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। सी उत्तर है, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के, एक तो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और दूसरी है सूची प्रणाली। अब भारत में राज्यसभा है, विधान परिषद है, उसके चुनाव के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये कैसे होता है, एकल हस्तांतरणीय वोट सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सभी वर्गों के लोगों को क्या किया जाता है, उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ तक कि आबादी के जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं उनको भी विधायिका में प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा मिल जाता है इससे। ठीक है, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई हमारे यहाँ। दूसरा, संविधान ने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, बात ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक मिनट। हाँ, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बात तो सही है, हटाया जा सकता है, लेकिन बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, संविधान के उल्लंघन वाक्यांश को के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, सही बात है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा है, संविधान राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है और संसद को कानून बनाने के लिए छोड़ देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है कौन, संविधान, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि संसद के दोनों सदनों के जो नामित सदस्य हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो नामित सदस्य मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, तो जो संसद के दोनों सदनों के जो नामित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो लोग इस समय भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका पहला स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या, ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, हालांकि संविधान के उल्लंघन वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित
नहीं करता है। बात सही हुई। संविधान राष्ट्रपति को हटाने के लिए मोड और जमीन प्रदान करता है, इसलिए अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है, महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है राष्ट्रपति। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, हालांकि वो उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये नामित सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? लेते हैं। ठीक है, तो ये सही हुआ। अब देखते हैं 99 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 99। अब राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड के निलंबन, छूट और कम्यूटेशन के संबंध में समवर्ती शक्ति प्राप्त है। बात तो सही है। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ एक मामले में कमजोर है, वो किसमें? अगर ये मामला आता है सैन्य न्यायालय से। सैन्य न्यायालय का अगर मामला है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, उसमें राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है कि राष्ट्रपति के निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए संविधान किसी भी तंत्र को प्रदान नहीं करता है। बात तो ये भी सही है कि राष्ट्रपति अगर ये निर्णय ऐसे लेता है, किसी को माफ करता है, तो उसको उच्चतम न्यायालय में मतलब कहीं उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है, ये बात ध्यान रखना है। यह एक कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है क्षमा प्रदान करने की शक्ति, जो कि न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड के निलंबन, छूट, कम्यूटेशन के संबंध में समवर्ती शक्ति प्राप्त, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट दया के अधिकार क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए संविधान किसी कोई व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, आ गया। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो योग्यता की शर्तें हैं वो क्या हैं। 35 साल की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सबसे अंत में कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 शर्तें होती हैं उपराष्ट्रपति की, ये ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले सही है, 35 वर्ष। चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचित होने के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं। बात सही है। इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में वह उस कार्यालय को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रोक सकता नहीं। 1 वर्ष नहीं है, ये है सिर्फ 6 माह, 6 महीने तक रोकेगा बस। ठीक है, तो सी गलत हो गया इसका। इस कार्यकाल का प्रभारी जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको भी ये बात पता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। इस कार्यालय में चुनाव करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और भाग ले सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उस कार्यालय को 6 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं रोक सकता है। बात ये यही गलत था। इस कार्यालय के प्रभारी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पदेन अध्यक्ष हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति की जो भी सेवा शर्तें मिलती हैं, जो भी उनको वेतन भत्ते जो कुछ भी मिलता है उनको, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज कितना 20 प्रश्न हो गए आज के। तो आज का प्रश्न बस इतना ही। बाकी अब कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे। तो आज का बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अब कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।